नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग कल जाने थे इसके प्रीवियस क्लास में पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका कुछ शेष भाग रह गया था। ठीक है, उसको देखेंगे आज। आइए देखते हैं। देखिए, छोटी आंत कह रहा है। छोटी आंत, छोटी आंत इसके 3 भाग होते हैं। अब देखिए, ये यकृत है, इसके नीचे छोटी आंत होता है। ठीक है, कह रहा है इसके 3 भाग होते हैं, डेडुनम, पक्वाशय, जेजुनम, इलियम। ठीक है, कह रहा है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जो चीज ग्रास नली से आती है अमाशय में, वहां से जो अनपचा रह जाती है उसका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, और क्या होता है? संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में ही। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत के बाद से क्या होता है? वो मल द्वार जो द्वारा एनस द्वारा वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो कह रहा है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, कह रहा है इसकी लंबाई लगभग 22 फीट या 7 मीटर होती है। ठीक है, छोटी आंत की, जो कि शरीर में सबसे बड़ी अंग है। ठीक है, कह रहा है देखने में तो पाचन तंत्र में सबसे नाम के हिसाब से छोटा है छोटी आंत, लेकिन नाम भले छोटा है लेकिन वो सबसे बड़ी है अंग में। ठीक है, अगला है, कह रहा है छोटी आंत के दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। जो छोटी आंत होती है उसकी दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, एंजाइम निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? आंतरिक रस निकलता है। ठीक है, जिसमें निम्न एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम है आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है इरेप्सिन एंजाइम, जैसे वहां हम लोग प्रोटीन का पाचन कर रहे थे अमाशय में। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मुख में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो रहा था। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ सबका पाचन होगा, लेकिन जो बचा हुआ उधर से अमाशय से और मुख गुहा से जो बच के आ जाता है, पचने में जो असमर्थ होता है, जो बच के आ जाता है, उसका पूर्ण पाचन हो जाता है यहाँ। तो इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, सुक्रोज में बदल देता है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और ये क्या होता है? फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज में बदल जाते हैं। किसमें? फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है लैक्टोज एंजाइम, लैक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, ये दूध में वसा का रूप होता है, जो क्या होता है? गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? लीवर, यकृत, जिगर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में है ये राइट लोब और लेफ्ट लोब। और इसी में क्या है? इसी में जब पित्त बनता है, इसमें जब पित्त बनता है तो जो पित्त भोजन से क्रिया करती है, भोजन को अम्लीय बनाने में सहायता करती है, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो आके पित्ताशय में जमा होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ क्या है? ये पित्ताशय है। ठीक है, आपको हम बताए थे कि पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है, उसका पीएच 7.7 होता है। ठीक है, और पीले रंग का होता है। आइए देखते हैं आगे लीवर के बारे में। कह रहा है यकृत को ही लीवर कहते हैं, यकृत को ही जिगर कहते हैं। ठीक है, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। और इसमें भी ये क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। मतलब कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जब पूछेगा तो कहेंगे जिगर, यकृत, लिवर। और ये क्या है?
पूछेगा ये किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये बाह्यस्राव ग्रंथि है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है यकृत का वजन। वजन जो है इसका 1.5 kg से लेकर 2 kg तक का होता है। ठीक है, यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। आपसे हम अभी बताए हैं कि यकृत से पित्त रस निकलता है। ठीक है, अब एक पॉइंट है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है बाहर, शरीर के बाहर। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आदमी का बाहर कट पिट जाता है, कहीं कट गया, मान लीजिए त्वचा या कहीं भी अंग में कट लग गई। ठीक है, चोट लग गया, कट गया और खून का स्राव हो रहा है। यदि जिसके शरीर में फाइब्रिनोजेन नहीं होता है तो उसका खून नहीं रुकता है और आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये फाइब्रिनो जो प्रोटीन है इसको मानव शरीर में होना जरूरी है, क्योंकि ये बाहर जितना भी ब्लड बहता है उसको जमाने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, जाले बना देता है बाहर और जमा देता है उसको, तो खून बाहर नहीं बहती है शरीर के अंदर, फिर वो बहने लगती है। अगला कह रहा है एक होता है हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है, कह रहा है रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अब देखिए ये थक्का जमाता है और ये थक्का नहीं जमने देता है। किसके अंदर, शरीर के अंदर। अब हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर थक्का नहीं जमने देता है। अब यदि शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हिपेरिन नहीं रहता तो ब्लड क्या होता है, अंदर जगह जगह जम जाता, ब्लड क्लोटिंग हो जाता। उस स्थिति में क्या होता है, जब ब्लड ही शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचेगा सुचारू रूप से, तो आदमी की डेथ तभी भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ब्लड के साथ ही तो ऑक्सीजन जाता है, तो आदमी की उसी तरह सांस और क्रियाएं रुक जाएंगी और आदमी की मौत हो जाएगी उसी तरह घुटन से। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा है यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। यकृत ऐसा मतलब अंग है जिसमें यूरिया का निर्माण होता है, और वो क्या होता है, यूरिया जो होता है हमारे शरीर में मूत्राशय से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग कभी भी देखे होंगे कि मूत्राशय में जो बदबू करता है, उससे जो बदबू निकलता है वो किस गैस की बदबू निकलती है, अमोनिया गैस की। ठीक है, कह रहा है यूरिया यकृत में बनता है, यकृत अमोनिया गैस जो NH3 है उसको क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। देखिए क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। ठीक है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या है, जल लेते हैं, तो जल में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिक्स होके और हमारे शरीर में क्या होता है, अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अब अमोनिया गैस हमारे पाचन तंत्र को ही डिस्टर्ब कर देगा यदि यकृत नहीं होगा तो यकृत क्या करता है उसको, और उससे मतलब कि गैस हल्का होता है, उससे थोड़ा सा भारी बना के यूरिया में बना देता है। और यूरिया क्या करता है कि हमारे शरीर से यूरिया को मूत्राशय द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस तरह हमारे शरीर को कोई नुकसान और क्षति नहीं होने देता है यकृत। ठीक है, अगला है कि यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर, यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देता है। मतलब ये कि जब हमारे शरीर में वसा की कुछ कमी हो जाती है, फैट की जब कमी होने लगती है, तो शरीर जो यकृत होता है वो क्या करता है, शरीर में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको वसा में बदल देता है। अब आप ऐसे समझिए कि
वैसे तो वसा किसी के अंदर, मैक्सिमम लोगों के अंदर कम नहीं होती, क्योंकि बहुत लोग तेली पदार्थ खाते हैं, बहुत लोग का पेट निकला रहता है, शरीर में बहुत ज्यादा तामस होता है। लेकिन यदि कभी कमी हो जाए वसा की, तो आदमी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। उस समय क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ही यकृत क्या करता है कि वसा में बदल देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मृत आरबीसी को यकृत द्वारा नष्ट किया जाता है। अब देखिए, शरीर में जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो बताएंगे आरबीसी जो है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स क्या है। तो जो प्लीहा में आरबीसी नष्ट होता है, ठीक है, उसका जीवन काल 120 दिन होता है। जो नष्ट होता है उसको यदि वहीं यकृत या मानव शरीर में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है कि जो आरबीसी नष्ट होता है उसको ये नष्ट करने का काम करता है यकृत। ठीक है, कह रहा है यकृत में सर्वाधिक कोश का विभाजन होता है। अब देखिए इस पॉइंट को, यकृत में सर्वाधिक कोशिका विभाजन होता है, मतलब ये कि यकृत में सबसे ज्यादा नए कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि किसी शराबी व्यक्ति से कहा जाता है कि यदि उसका मैक्सिमम लिवर या किडनी में डैमेज आ गए हैं, किडनी नहीं लिवर में डैमेज आ गया है, तो भी वो शराब पीना छोड़ देगा तो वो सही हो सकता है। मान लीजिए कि कोई शराबी है, यदि उसका 70% भी यकृत डिस्टर्ब हुआ है तो वो शराब पीना छोड़ देगा, तो ये यकृत क्या करेगा, कोशिकाओं के नए निर्माण से यकृत का फिर विकास कर लेगा। इसीलिए कहा गया है कि यकृत में सर्वाधिक कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इसीलिए शराबियों को कहा जाता है कि आप अभी से भी शराब छोड़ दीजिए, आप सही हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है, आपको हम बता चुके हैं तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है, मतलब ये कि सबसे कम कोशिका का निर्माण होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, 9 के बराबर होता है। इसीलिए जब मानव को चोट वोट लग जाती है मस्तिष्क में तो मानव का मौत, मैक्सिमम मौत ही हो जाती है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की यकृत की जांच होती है। अब देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को भोजन में जहर देके मार दिया जाता है तो उसकी जांच किससे होती है, यकृत द्वारा ही उसकी जांच होती है। मतलब ये कि जब वो आदमी पोस्टमार्टम में जाता है तो उसके यकृत का ही चीड़फाड़ करके और यकृत का ही जांच किया जाता है कि इसको जहर दिया गया है या क्या किया गया है, और जहर में भी किस प्रकार की जहर दी गई है। ठीक है, और ये देखिए, ये वाली पोर्शन यकृत हो गया, इसमें से निकला हुआ भाग पित्ताशय हो गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं पित्ताशय, जिसको क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर। ये जो भाग है ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है, कह रहा है पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। ठीक है, पित्तरस का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है, और ये क्षारीय होता है, पीले रंग का होता है। और पित्तरस की जो मात्रा होती है, कई परीक्षाओं में डायरेक्ट पित्तरस की मात्रा ही पूछ लेता है, 400 से 800 मिलीलीटर पर डे। ठीक है, 400 से 800 मिलीलीटर पर डे। अगला पॉइंट है, पित्ताशय का आकार जो है नाशपाती की तरह होती है। ठीक है, ये जो आकार है इसकी नाशपाती की तरह होती है। कह रहा है यकृत से निकलने वाला पित्त रस इसी पित्ताशय में एकत्रित होता है। मतलब ये कि जो यकृत से पित्त रस निकलता है वो आगे पित्ताशय में जमा होता है। एक्स्ट्रा जो शारीरिक क्रिया करने के बाद जो पित्त होता है उसको स्टोरेज करने का काम कौन करता है, पित्ताशय करता है। ठीक है, कह रहा है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोटी आंत से पित्त नालिका में आती है। अब जो पित्त नालिका है उसके द्वारा पित्ताशय में कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो छोटी आंत से होते हुए आता है। ठीक है, कह रहा है पित्त रस पक्वाशय में प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा गिरता है। जो
प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, पक्वासे जो डेरुनम है उसमें पित्तरस गिरता है। कह रहा है पित्तरस में बिलिरुबिन नामक पित्तवर्णक या वाइल्ड पिगमेंट जो होता है वो पित्तरस में पाया जाता है। ठीक है, जो पीले रंग की होती है और जो पित्तरस की कुल 12% मात्रा होती है। मान लीजिए यदि 400 ग्राम पित्तरस की श्रावण होती है तो कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। कितना हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा उसमें बिलिरुबिन। यदि 48 ग्राम से अधिक बिलिरुबिन की मात्रा होती है तो क्या होती है, हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। तो वही कह रहा है जब पित्त वाहिनी में रुकावट हो जाने पर, ठीक है, यकृति कोशिकाएं रक्त में से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। अब जो रक्त में बिलिरुबिन है वो क्या करती है, हमारी जो पित्त वाहिनियां हैं उसमें थोड़ा भी रुकावट आती है तो क्या करती हैं, रक्त से बिलिरुबिन नामक जो बाइल पिगमेंट है उसको लेना बंद कर देती हैं। ठीक है, जिससे यह बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। जिससे क्या होता है, पूरे शरीर में बिलिरुबिन जो बाइल पिगमेंट है वो पूरा शरीर में फैल जाता है और शरीर में पीलापन दिखने लगता है या पीलापन होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पित्तरस वसाओं का इमल्सीकरण करता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है या बांटता है। कौन, पित्तरस। किसको, वसाओं को। कह रहा है पित्तरस भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है जिससे आग्नाशय क्रिया कर सके। मतलब जो पेनक्रियाज है उसको क्रिया करने के लिए जो पित्तरस होता है भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, कह रहा है पित्तरस विटामिन के व वसाओं में घुले अन्य विटामिनों का अवशोषण करता है। पित्तरस जो है, देखिए पित्तरस का जो काम है वो क्या करता है, जो विटामिन के है जो कि रक्त को थक्का बनाने का काम करता है और अन्य विटामिन जो वसा में घुलनशील है उसको वो क्या करता है, अवशोषण काम करने का काम करता है। क्योंकि वसाओं का जो इमल्सीकरण जो करना होता है वो क्या करता है, पित्तरस ही करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट कर रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन जब पूछेगा तो के। ठीक है, और जब प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन। देखिए रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहेगा तो क्या हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, वही रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन जब पूछ देगा तब फाइब्रिनोजेन क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, और ये क्या करता है, शरीर का जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें रक्त को जमाने का काम करता है। वही कह देगा कि रक्त को नहीं जमने देने वाला प्रोटीन कौन हो जाएगा, तो हिपेरिन हो जाएगा। ठीक है, शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो के ई डी ए या ए डी ई के। ठीक है, जैसे भी आपको याद हो केडा नाम की एक गाड़ी आती है 4 व्हीलर, उसके नाम से याद कर लीजिए। अब कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन, तो जल का क्या हो जाएगा, ये WBC। वो ब्लड वाला हम लोग याद करते हैं ना, WBC। तो जल वाटर हो जाएगा W से, और BC जो है उसमें जल में घुलने वाला विटामिन हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है, इसको देखिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त रुकता नहीं है या थक्का नहीं जमता है। ठीक है, मतलब ये कि जब जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक रोग हो जाएगा उसके बच्चों में या उसके आने वाली पीढ़ियों में ये रोग ट्रांसफर हो जाएगी या ट्रांसफर हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का ही नहीं जमता है, आदमी को विटामिन के की और ये फाइब्रिनोजेन की क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट दिया जाता है तो थोड़ा बहुत जमना शुरू होता है, नहीं तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए
अब इसको देखेंगे अग्नाशय को, पैनक्रियाज को। ठीक है, ये पाचन तंत्र का जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पाचन तंत्र क्या है, ये मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये हुआ कि इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का ये कार्य करता है। कौन? अग्नाशय, पैनक्रियाज। ठीक है, अब देखिए, अब दिमाग में आया होगा कि बाह्यस्राव ग्रंथि क्या होती है। तो जिस ग्रंथि से एंजाइम का स्रावन या निष्कासन या निकलना होता है वो क्या होता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, या बाह्यस्राव ग्रंथि क्या करती है? एंजाइम को स्रावित करती है। उसी तरह अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय का एक भाग है जिसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, लैंगरहैंस दीपिका में अल्फा, बीटा, गामा प्रकार की 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इन तीनों कोशिकाएं से अलग अलग हार्मोन निकलती हैं। आइए इनको देखते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकागेन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकागेन हार्मोन निकलता है। ठीक है, वही बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। यदि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, मतलब मधुमेह नामक रोग हो जाता है व्यक्ति में। वही यदि इंसुलिन की वृद्धि हो जाती है तो आदमी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाती है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। ठीक है, यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? शुगर हो जाती है, मतलब कि डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि मधुमेह रोगी को इंसुलिन की इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेटाइन। ये जो है इंस्टाइन जो ये है लास्ट पॉइंट है पाचन तंत्र का। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है बड़ी आंत का कार्य जो है जल का अवशोषण करना, मतलब कि बड़ी आंत ही है जो जल को मुख गुहा से लेके और मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य करती है और जल को अवशोषित करती है, अपने पास रखती है। उससे जरूरत के हिसाब से वो अपने भोजन के साथ मिलाती रहती है जहां आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, कह रहा है बड़ी आंत के शुरू वाले भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। बड़ी आंत के शुरू वाले भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। बड़ी आंत में ही एक अपेंडिक्स नामक होता है, अंग होता है। ये क्या होता है? अवशेषीय अंग होता है। जैसे हमारे शरीर में बाल भी अवशेषीय अंग है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। नाखून, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। ये कर्ण में ये वाली जो पोर्शन है इसका कोई विशेष काम नहीं है। अवशेषी मतलब निष्क्रिय, इसका कोई काम ना हो। तो ये अंग पहले जैसे मानो पहले घास भूसा खाते थे, घास फूस खाते थे, तो उनको पचाने के लिए ये क्या अपेंडिक्स नामक अंग हुआ करता था। और धीरे धीरे समय के साथ मनुष्य में इसकी क्षीणता बढ़ती गई, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे भोजन में बदलाव करता चला गया, घास फूस खाना बंद कर दिया और अभी वर्तमान भोजन के स्वरूप में भोजन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो अपेंडिक्स है जानवरों में पाए जाते हैं, क्योंकि वो घास फूस खाते रहते हैं। ठीक है, तो उनको पाचन के लिए ये वाली उनके बड़ी आंत में ये वाली चीज पाई जाती है, अपेंडिक्स। बड़ी आंत के पूर्ण भाग को कोलन कहा जाता है। पूरी जो बड़ी आंत वाली भाग है उसको कोलन कहा जाता है। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। अगला पॉइंट है बड़ी आंत के अंतिम भाग से, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है मलाशय मतलब रेक्टम जुड़ा होता है। ठीक है, मलासन मतलब और रेक्टम जुड़ा होता है। मलाशय मतलब जिसमें मल स्टोर होता है। ठीक है, जिसमें पूर्ण पाचन से बचा भोजन, पूर्ण पाचन होने के बाद से जो अवशेष बच जाता है भोजन का, वो क्या होता है? जमा होता है। ठीक है, कह रहा है यह मालगुद्दा या नस के रास्ते बाहर चला जाता है। अब जो
पूर्ण पाचन के बाद अवशेष बचता है मल के रूप में, वो क्या होता है, माल गुहा या माल गुद्दा जो होता है एनस, उसके द्वारा वो स्वच्छ भारत मिशन वाली जो शौचालय है उसमें चली जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, मल में मलाशय क्षेत्र में बिलिरुबिन रंजक आकर मिल जाता है, इसी वजह से मल का रंग पीला हो जाता है। आदमी, आप लोग कभी सोचे हैं कि आपका जो मल त्यागते हैं वो पीला क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी शरीर में बिलिरुबिन नामक रंजक होती है वो आके मलाशय क्षेत्र में मल में मिल जाती है और मल का जो कलर होता है वो पीला कर देती है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पाचन तंत्र यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में ब्लड के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।